हेलो स्टूडेंट्स, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जो हम विलियन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, अगली जो यूनिट है, अगला जो तरीका है विलियन की सांद्रता को मापने का, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में दो तरीके पढ़ लिए थे विलियन की सांद्रता को मापने के। नंबर 1 मोलरता और नंबर 2 नॉर्मलता। मोलरता के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और नॉर्मलता के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। फिर मैंने आपको दोनों में संबंध बताया था कि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा वीएफ। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा वीएफ, और वीएफ का जो मान होता है वो हमेशा 1 या 1 से क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब नॉर्मलता का मान मोलरता से बड़ा या उसके क्या होता है, बराबर। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम तीसरी इकाई ले रहे हैं सांद्रता का मापन करने की, और जो तीसरी इकाई है वो है फॉर्मलता। कौन सी इकाई है? फॉर्मलता। सांद्रता का मापन करने की तीसरी इकाई है, कौन सी है वो? फॉर्मलता। देखिएगा, फॉर्मलता क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहा जाता है। देखिएगा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलियन की फॉर्मलता F कहते हैं। देखिएगा, मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और यहाँ पर विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। देखिएगा, सांद्रता की यह इकाई कब काम में ली जाती है? सांद्रता की यह इकाई कब काम में ली जाती है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब किसी विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन होता है। क्या होता है? संगुणन। तो सांद्रता की ये वाली इकाई जनरली काम में ली जाती है। संगुणन का क्या मतलब होता है? देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को जब आप बेंजीन में घोलते हो, किस में घोलते हो? बेंजीन में। तो जब आप एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलते हो, विलायक क्या है? बेंजीन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में संगुणित होकर के एक द्विलक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एसिटिक अम्ल जो है इसका क्या होगा? संगुणन होगा, यानी द्विलकीकरण होगा, और द्विलकीकरण होकर के एक द्विलक का क्या होगा? निर्माण। किस प्रकार से? देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप एसिटिक अम्ल को किस में घोलोगे? विलायक बेंजीन में। तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा
बंधित होकर द्विलक का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, है ना। एसिटिक अम्ल को जैसे ही आप बेंजीन में घोलते हो, एसिटिक अम्ल को जैसे ही आप बेंजीन में घोलते हो तो एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में द्विलकीकृत होकर, संगुणित होकर एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, संगुणन या द्विलकीकरण होता है। इसी प्रकार से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। ठीक है, इसको आपने किस में घोला, बेंजीन में। जैसे ही आप इसको बेंजीन में घोलोगे तो बेंजोइक अम्ल के दो अणु आपस में क्या होंगे, द्विलकीकृत होंगे, यानी द्विलक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। किस प्रकार से, C6H5COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, तो एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है, एसिटिक अम्ल का अणुभार, एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, देखिएगा कार्बन का कितना होता है 12, फिर हाइड्रोजन है 3, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 का कितना हो गया 16 + 16, और फिर क्या है हाइड्रोजन 1। ठीक है, 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, +12 + 32 प्लस कितना हो गया 1, 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 + 12 + 32, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो बताओ एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60। एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। अब यदि आप इसको बेंजीन में घोलते हो, यदि आप इसको बेंजीन में घोलते हो तो एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, और संगुणित होकर के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण। तो ऐसी स्थिति में अब जो एसिटिक अम्ल का अणुभार है वो 60 नहीं होके कितना होगा, 120 होगा। और ये जो 120 है ना, इसको हम अणुभार नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सूत्रभार। क्या बोलते हैं, सूत्रभार। तो आपसे कोई पूछे कि एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, तो आप कहोगे एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60। और आपसे कोई पूछे एसिटिक अम्ल का सूत्रभार कितना होता है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्रभार कितना होता है, 120। इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल की मैं बात करूं तो बेंजोइक अम्ल का यदि आप अणुभार ज्ञात करोगे, इसी प्रकार से ज्ञात कर लेना, 6 को 12 से गुणा करना, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5, कार्बन का कितना 12, फिर 2 ऑक्सीजन है तो 16 16, और 1 किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, तो इसका जब आप अणुभार ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, इसका अणुभार आएगा 120। एसिटिक बेंजोइक अम्ल का अणुभार कितना होता है, 122 होता है। C6H5COOH, इसका अणुभार होता है 122। याद करके देखिएगा, कार्बन का कितना 12, तो 6 गुणा क्या हो गया 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, प्लस 6, प्लस कार्बन आगे एक और प्लस 12, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए, प्लस 32। तो बताओ 12 छिके 72, 72 प्लस 6 प्लस 12 प्लस कितना हो गया 32, इसको जोड़ोगे तो 72 और 6 कितना हो गया 78, 78 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 44, है ना। 32 और 12 कितना हो गया 44, और इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 122 आएगा। तो 78 और 44 कितना होता है 122। तो बताओ बेंजोइक अम्ल का अणुभार कितना होता है 122 होता है। बेंजोइक अम्ल का अणुभार कितना होता है 122, और इसका सूत्रभार कितना होगा, सूत्रभार होगा 244। तो यहां पर देखिएगा फॉर्मलता जो है, सर ये बातें आपने हमें क्यों बताई, क्योंकि मैं आपको फॉर्मलता के बारे में बता रहा हूँ। फॉर्मलता की जो इकाई है, सांद्रता की जो इकाई है फॉर्मलता, उसका उपयोग जनरली कब किया जाता है, जब किसी विलेय पदार्थ का किसी विलायक में क्या होता है, संगुणन होता है, यानी दो अणु आपस में जुड़ करके एक द्विलक का क्या कर लेते हैं, निर्माण। तो एक तो एसिटिक अम्ल का और एक बेंजोइक अम्ल का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, और इनका संगुणन केवल बेंजीन में ही होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। किस में होता है, बेंजीन में। तो एसिटिक अम्ल को जब आप बेंजीन में घोलते हो तो इसका सूत्रभार कितना हो जाता है 120, और
बेंजोइक अम्ल को जब आप बेंजीन में घोलते हो तो इसका सूत्र भार कितना हो जाता है, 244 हो जाता है। इसको मिटा देता हूं। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की फॉर्मूला कहते हैं। सर ये ग्राम सूत्र भार क्या होता है, तो ग्राम सूत्र भार को समझने के लिए आपको सूत्र भार को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सूत्र भार पता होना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र भार मैंने आपको बताया, आपको एक तो एसिटिक अम्ल का और एक बेंजोइक अम्ल का सूत्र भार पता होना चाहिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र भार कितना होता है, 120 होता है, और बेंजोइक अम्ल का सूत्र भार कितना होता है, 244 होता है। सर ये दो एसिटिक अम्ल के अणु आपस में, सर ये दो एसिटिक अम्ल के अणु आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो इसको और देख लेते हैं। मैंने आपको बताया अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। देखिएगा कैसे, ये है आपका एसिटिक अम्ल और दूसरा एसिटिक अम्ल मैंने ले लिया इधर। ये देखो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे ऐसे। ये कौन से बॉन्ड है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा है ना एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में क्या होते हैं, संगुणित होकर के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण। इसलिए उनका सूत्र भार जो होता है वो अणु भार का डबल हो जाता है। अणु भार कितना होता है, 60, सूत्र भार कितना होगा, 120। बेंजोइक अम्ल का अणु भार कितना होता है, 122, इसका सूत्र भार कितना हो जाएगा, 244। अब यहाँ पर देखिएगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की फॉर्मूला कहते हैं। सर ये ग्राम सूत्र भार क्या होते हैं, इसी की हम बात कर रहे थे। ग्राम सूत्र भार को समझने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र भार को समझना आवश्यक था, तो हमने किसको समझ लिया, सूत्र भार को समझ लिया। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा तो बताओ फॉर्मूला का सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगी, विलेय के ग्राम सूत्र भार है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों को ही हम फॉर्मूला कहते हैं। तो विलेय के ग्राम सूत्र भार बटा विलयन का आयतन, और आयतन किस में लिखना है, लीटर में। आयतन किस में लिखना है, लीटर में। ग्राम सूत्र भार क्या होता है, तो विलेय के ग्राम सूत्र भार किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, तो देखिएगा विलेय के ग्राम सूत्र भार बराबर होता है, विलेय के ग्राम सूत्र भार बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। और इसको मैंने क्या माना था, WA। विलेय की ग्राम में मात्रा को हम इस चैप्टर में हमेशा क्या मानेंगे, WA ही मानेंगे। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार, और सूत्र भार को मैंने मान लिया FA। सूत्र भार को मैंने क्या मान लिया, FA मान लिया। तो बताओ विलेय के ग्राम सूत्र भार बराबर क्या होता है, सर विलेय के ग्राम सूत्र भार बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा WA बटा विलेय का सूत्र भार। ठीक है, जब भी आपसे फॉर्मूला का सवाल पूछा जाएगा तो जनरली आपको या तो एसिटिक अम्ल दिया हुआ रहेगा या बेंजोइक अम्ल दिया हुआ रहेगा विलेय के रूप में, और विलायक के रूप में आपको बेंजीन दी हुई रहेगी। क्या दी हुई रहेगी, बेंजीन दी हुई रहेगी। ठीक है, तो विलेय के ग्राम सूत्र भार बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का सूत्र भार, और विलयन के आयतन को मैंने मान लिया V लीटर, विलयन का आयतन मैंने मान लिया V लीटर। ठीक है, किसमें है, लीटर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो F बराबर क्या आएगा, F बराबर आएगा, बताओ
विलय के ग्राम सूत्र भार बराबर क्या है, WA बटा FA, WA बटा FA इंटू बाई V लीटर, V लीटर। ठीक है, ये किसका सूत्र आ गया, फॉर्मलता का। यदि आपको आयतन किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। यदि आपको आयतन ml में दे रखा है तो ऊपर किससे गुणा कर देना है, 1000 से। कैसे, देखिएगा, F बराबर WA बटा FA इंटू बाई VML, ऊपर किससे गुणा करोगे, 1000 से। ठीक है, तो ये भी फॉर्मलता का सूत्र है, ये भी फॉर्मलता का सूत्र है। यदि आपको आयतन लीटर में दे रखा है तो आप ये वाला सूत्र लगाना, और यदि आपको आयतन ml में दे रखा है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो ये क्या थी, फॉर्मलता। अब आपसे पूछे कि फॉर्मलता की इकाई क्या होती है, तो फॉर्मलता की इकाई क्या होगी, यूनिट। फॉर्मलता की यूनिट क्या होगी, तो ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर, ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। ऊपर ग्राम सूत्र भार है, नीचे क्या है, लीटर है, तो इकाई होगी ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। ठीक है, तो वापस से सुन लीजिएगा कि फॉर्मलता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। सांद्रता की यह इकाई जनरली कब काम में आती है, जब कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में क्या होता है, संगुणित होता है। जब भी इस फॉर्मलता से क्वेश्चन पूछा जाता है तो विलेय के रूप में आपको एसिटिक अम्ल दिया जाता है या फिर बेंजोइक अम्ल दिया जाता है, और उसको किस में घोला जाता है, बेंजीन में, क्योंकि ये दोनों विलेय पदार्थ जो है वो बेंजीन में जाके क्या हो जाते हैं, द्विलकीकृत हो जाते हैं, यानी इनका डाइमर बन जाता है। और डाइमर किस प्रकार से बनता है वो मैंने आपको अभी बताया, किस प्रकार बनता है। देखिएगा, वापस दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, इस प्रकार से क्या बनता है, डाइमर बनता है। ठीक है, और सूत्र भार डबल हो जाएगा, अणुभार कितना 60, सूत्र भार कितना हो गया 120, अणुभार कितना 122, सूत्र भार कितना हो गया 244। ठीक है, इस पे आधारित मैंने एक सवाल करवाया आपको। तो फॉर्मलता बराबर क्या हो गई, विलेय के ग्राम सूत्र भार बटा विलयन का आयतन, और विलेय के ग्राम सूत्र भार बराबर विलेय की ग्राम्य मात्रा बटा विलेय का सूत्र भार। विलयन का आयतन बराबर V लीटर, तो बताओ फॉर्मलता हो गई WA बटा FA गुणा V लीटर, और अगर V लीटर को आप VML लिखते हो तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से, है ना। अब हम इस पर एक सवाल करते हैं, वो देखिएगा, एक सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है, देखिएगा, 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर, बेंजीन में घोलकर 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया। यदि विलयन में बेंजोइक अम्ल द्विलक के रूप में विद्यमान हो तो विलयन की फॉर्मलता कितनी होगी। विलयन की फॉर्मलता कितनी होगी। सवाल आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर।
सवाल क्या है कि 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर, विलायक आपको क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखी है, विलायक आपको क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखी है। इसका मतलब बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में क्या होगा, द्विलकीकरण होगा, डाइमर बनेगा। कितना लीटर विलयन बनाया गया, 1 लीटर विलयन बनाया गया। यदि विलयन में बेंजोइक अम्ल किस रूप में विद्यमान है, डाइमर के रूप में विद्यमान है, द्विलक के रूप में विद्यमान है, तो बताओ विलयन की फॉर्मलता कितनी होगी। तो कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, फॉर्मलता का सूत्र आपको आना चाहिए। फॉर्मलता बराबर होता है WA/FA इंटू बाई VmL, ऊपर किससे गुणा कर देते हैं सर, 1000 से कर देते हैं। WA क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा। WA क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है, 24.4 ग्राम, 24.4 बटा FA। FA क्या होता है, फॉर्मूला वेट होता है, सूत्र भार होता है, किसका, विलेय का। और विलेय कौन है यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल है। और बेंजोइक अम्ल का सूत्र भार मैंने आपको बताया था, अभी बताया मैंने, 244। कितना, 244। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 244 गुणा। अब मुझे बताइएगा आपको आयतन कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है ना। आपको लीटर में ही दे दिया तो ऊपर फिर 1000 से गुणा करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, तो इसको सीधा क्या लिख लेते हैं, V लीटर। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/10 यानी 0.1 F। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 0.1 F। तो बहुत आसान सा सवाल था। यदि मान लो आपको आयतन वो 500 ml देता, कितना ml देता, 500 ml, तो फिर यहाँ पे आप कितना लिखते, 500 लिखते और ऊपर किससे गुणा करते, 1000 से गुणा करते। तो ये बात कर ली हमने फॉर्मलता की। इसके बाद में देखिएगा, आगे बात करते हैं। सांद्रता की अगली इकाई है मोललता। मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। याद कीजिएगा, मैंने आपको जब सांद्रता की परिभाषा बताई थी तब मैंने आपको कहा था कि सांद्रता विलायक या विलयन में उपस्थित, विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा होती है। विलायक या विलयन में विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो वहां पर जो विलायक शब्द हम काम में लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि सांद्रता की एक इकाई मोललता ऐसी है जो विलायक के संदर्भ में दी जाती है। किसके संदर्भ में दी जाती है, विलायक के संदर्भ में। तो देखिएगा क्या होती है मोललता, क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक 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 में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता यानी स्मॉल m कहा जाता है। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और मोललता को हम स्मॉल m से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो बताइएगा मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक की मात्रा। और विलायक की मात्रा किस में लेनी है, किलोग्राम में। ठीक है, तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटा
विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा किस में लेनी होती है, किलोग्राम में लेनी होती है। तो विलेय के मोल बटा विलायक की मात्रा किस में, किलोग्राम में। ठीक है, इसके बाद में हम जानते हैं विलेय के मोल हम किस प्रकार से निकालते हैं। मैंने बताया था आपको, विलेय के मोल बराबर होता है, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा यानी WA बटा विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो इसको मैंने क्या माना था, MA माना था। ठीक है, तो विलेय के मोल बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, और विलायक की मात्रा को मैंने मान लिया WB, विलायक की मात्रा किस में लेनी है, विलायक की मात्रा किस में लेनी है, किलोग्राम में लेनी है कि नहीं लेनी, किस में लेनी है, किलोग्राम में, kg। इसको मैंने क्या मान लिया, WB मान लिया, WB यहाँ पे मैंने लिख दिया किलोग्राम। ठीक है, तो विलेय के मोल बराबर WA बटा MA और विलायक की मात्रा बराबर WB किलोग्राम। ठीक है, अब इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आगे देखिएगा, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बराबर क्या है, WA बटा MA इंटू बाई विलायक की मात्रा WB किस में, किलोग्राम में। ठीक है, ये क्या है, मोललता का सूत्र। यदि आपको विलायक की मात्रा किलोग्राम में ना दे करके ग्राम में दे रखी हो, यदि आपको विलायक की मात्रा किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दे रखी हो, तो आपको ऊपर किससे गुणा करना है, 1000 से। क्यों, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का क्या देते हैं, भाग, और जब आप भाग दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखो, स्मॉल m बराबर WA बटा MA इंटू बाई WB। यदि आप ग्राम में लिखते हो तो आपको इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, और किलोग्राम में बदलने के लिए आप इसमें 1000 का क्या दोगे, भाग दोगे, और 1000 का यदि आप भाग दोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो इसको अपन ऊपर ही लिख देते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1000। ठीक है, तो ये मोललता का क्या आ गया, सूत्र आ गया। और मोललता जो है उसकी इकाई क्या होगी, यूनिट। मोललता की इकाई होगी मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो स्मॉल m बराबर होता है WA बटा MA इंटू बाई WB, ऊपर किससे गुणा कर देते हैं, 1000 से। ठीक है, तो अभी तक हमने सांद्रता की कितनी इकाइयां पढ़ ली, अभी तक हमने 4 इकाइयां पढ़ ली। कौन कौन सी, एक नार्मलता, दूसरी हमने पढ़ी मोलरता, तीसरी हमने पढ़ी फॉर्मलता, और चौथी हमने पढ़ी मोललता। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वो क्या, देखिएगा। एक तो होता है आयतन, और एक होता है द्रव्यमान। एक होता है आयतन, एक होता है द्रव्यमान। दोनों में क्या फर्क होता है, सर ये बात आप क्यों बता रहे हो, पहले ये आप बात समझ लो, उसके बाद में मैं आपको इसका यूज वहां पर क्या है और आरपीएससी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम समझेंगे। आयतन और द्रव्यमान में क्या फर्क है, देखिएगा। आयतन जो है वो ताप से प्रभावित होता है, ताप से क्या होता है, प्रभावित। आयतन जो होता है वो ताप से क्या होता है, प्रभावित। लेकिन द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता, T से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता, यानी ये T से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। ये तापमान से प्रभावित होता है और ये तापमान से क्या होता है, अप्रभावित होता है। सर किस प्रकार से, समझाइएगा। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र के अंदर 1 लीटर पानी उपस्थित है।
1 लीटर का मतलब 1000 ml जल उपस्थित है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml जल उपस्थित है। ठीक है। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु या किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो इस बीकर के ऊपर मान लो पॉइंट्स लगे हुए हैं, स्केल लगी हुई है। किस प्रकार से? जैसे मान लो यहाँ पर 100 ml, यहाँ 200 ml, 300 ml, ऐसे करते 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 मान लो यहाँ पर 1000 ml का स्केल है। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है। तो बताओ पानी यहाँ तक भर रखा है हमने 1000 ml तक। ठीक है। इसका जब आप वजन करोगे तो पानी का जो घनत्व होता है ना, जल का जो घनत्व होता है वो लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, या 1 ग्राम प्रति ml ही होता है। पानी का जो घनत्व होता है वो लगभग कितना होता है? 1 ग्राम ही होता है, 1 ग्राम प्रति ml ही होता है। और हम जानते हैं D बराबर क्या होता है? m/v, यानी घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। D क्या है? घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। तो पानी का घनत्व कितना है? सर पानी का घनत्व है लगभग 1 ग्राम प्रति ml। पानी का आयतन कितना है? 1000 ml। तो बताओ इस पानी का द्रव्यमान कितना आएगा? द्रव्यमान कितना आएगा? तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? यहाँ से m बराबर d गुणा v। d का मान कितना? 1 ग्राम प्रति ml, और v का मान कितना? सर 1000 ml। ठीक है, ml से ml कट गया, तो बताओ पानी का द्रव्यमान कितना आया? 1000 ग्राम। तो ये जो पानी है ना, जिसका आयतन कितना है? 1000 ml, तो इसका द्रव्यमान भी कितना होगा? इसका द्रव्यमान भी सर 1000 ग्राम होगा, लगभग इसका द्रव्यमान भी कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। और आयतन कितना होगा? 1000 ml। यानी इस पानी को यदि आप किसी बैलेंस पे इसका वजन करते हो आप, तो इसका वजन कितना आएगा? 1000 ग्राम आएगा, लगभग। अब हमने क्या किया? दोनों को गर्म किया, मतलब इसको गर्म किया हमने, दोनों को नहीं, इसको हमने क्या किया? गर्म किया। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो बताओ पानी के जो कण हैं उनमें प्रसार होगा कि नहीं होगा? प्रसार होगा। कण थोड़े दूर दूर हटेंगे, कण दूर दूर हटेंगे, तो बताओ इस पानी के द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो थोड़ा बढ़ेगा। पानी के द्वारा घेरा गया स्थान थोड़ा क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब आयतन में क्या होगी? वृद्धि। आयतन में थोड़ी सी क्या होगी? वृद्धि। जैसे मान लो यहाँ पर 1000 ml का पॉइंट था, और इसके ऊपर मान लो, कल्पना कर रहे हैं अपन समझाने के लिए, 1001 ml का था, तो पानी का आयतन थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ेगा, यानी घेरा गया स्थान क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपने क्या देखा कि तापमान बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है? वृद्धि। अब 1001 ml हो चुका, लेकिन क्या द्रव्यमान बदलेगा? क्या द्रव्यमान बदलेगा? क्या नहीं, द्रव्यमान कितना रहेगा? 1000 ग्राम ही रहेगा, है ना। आयतन बढ़ने के बाद में यदि आप इसका बैलेंस करोगे तो भी कितना आएगा? 1000 ग्राम ही आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, लेकिन मास यानी द्रव्यमान जो होता है वो ताप से क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आयतन जो है वो ताप से क्या होता है? प्रभावित, और द्रव्यमान ताप से क्या रहता है? अप्रभावित, है ना। अब इसको हम हमारी इकाइयों में काम में लेंगे, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। क्या है देखिएगा। हमने एक तो मोलरता पढ़ी। मोलरता क्या थी? विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन, वी लीटर। नॉर्मलता क्या थी? विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन। फॉर्मलता हमने पढ़ी, विलेय के ग्राम सूत्रभार बटा विलियन का आयतन। और एक हमने पढ़ी मोललता, विलेय के मोल बटा, क्या इसमें विलियन का आयतन आया था क्या? नहीं। इसमें क्या आया था आपको याद है तो? विलायक की किलोग्राम में मात्रा, विलायक की WB किसमें? किलोग्राम में, यही आया था। अब मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पर बट्टे में V लीटर आ रहा है,
यहाँ पर बट्टे में V लीटर आ रहा है, यहाँ पर बट्टे में V लीटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बट्टे में क्या आ रहा है, WB, यानी यहाँ पर द्रव्यमान आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, यहाँ पर मास आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, मास यानी द्रव्यमान आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, आयतन। यहाँ पर क्या आ रहा है, आयतन। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आयतन। और हम जानते हैं कि तापमान बढ़ाने से आयतन में क्या होती है, वृद्धि। और आयतन यदि बढ़ेगा तो बताओ मोलरता घटेगी, नॉर्मलता घटेगी, फॉर्मलता भी क्या होगी, घटेगी। लेकिन क्या मोललता घटेगी, क्या नहीं। क्या मोललता बढ़ेगी, क्या नहीं। तो मोललता क्या रहेगी, अप्रभावित रहेगी। तो ये प्रश्न आरपीएससी में पूछा जाता है कि सांद्रता की ऐसी कौन सी इकाई है जो तापमान से अप्रभावित रहती है। सांद्रता की ऐसी कौन सी इकाई है जो तापमान से अप्रभावित रहती है, तो वो इकाई कौन सी है, मोललता। मोललता ताप से क्या है, स्वतंत्र है। ताप से क्या है, स्वतंत्र। ऐसी सभी इकाइयां ताप से स्वतंत्र होगी जिनमें बट्टे में द्रव्यमान आता हो, आयतन नहीं आता हो। जिनमें आयतन नहीं आएगा, द्रव्यमान आएगा। और द्रव्यमान अगर आ रहा है तो वो ताप से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो मोललता एक ऐसी इकाई है सांद्रता की जो ताप से स्वतंत्र रहती है, ताप से अप्रभावित रहती है। ये प्रश्न आरपीएससी में पूछा जाता है। तो आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि मोललता ताप से अप्रभावित क्यों है, क्योंकि मोललता जो है वो विलायक की किलोग्राम में मात्रा में डिफाइन की गई है, यानी द्रव्यमान ताप से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। इसलिए मोललता ताप से क्या होती है, अप्रभावित। और इसी कारण इस मोललता को सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई माना जाता है। मोललता को सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई माना जाता है। तो मान लो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई कौन सी है, तो आप कहोगे सांद्रता की सबसे बेस्ट इकाई कौन सी है, तो आप कहोगे बेस्ट इकाई है आपकी मोललता, बेस्ट यूनिट। इसको मेंशन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई कौन सी है, मोललता, क्योंकि ये ताप से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। तो नॉर्मलता ताप से प्रभावित होगी, मोलरता ताप से प्रभावित होगी, आपकी फॉर्मलता ताप से प्रभावित होगी, लेकिन मोललता ताप से क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा, या मोललता ताप से क्या रहेगी, अप्रभावित रहेगी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम मोललता पर आधारित एक सवाल करेंगे, है ना। वो सवाल क्या है, देखिएगा। सवाल है 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है। सौ ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन है जिसमें NaOH कितने ग्राम है, 20 ग्राम है। आपसे पूछा गया है कि इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। क्या पूछा गया आपसे, विलयन की मोललता पूछी गई है। तो बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखिएगा। आपसे जो पूछा गया ना, सबसे पहले तो आपको उसका सूत्र आना चाहिए। अगर आपको उसका सूत्र ही नहीं आता है ना, तो इसका मतलब आप वो सवाल कर ही नहीं सकते, फालतू में टाइम खराब करना है फिर। तो बताओ, मोललता का सूत्र आपको अच्छे से याद है, और सूत्र तभी याद होता है जब आप सवालों की क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको सूत्र उतना ही अच्छे तरीके से याद होगा। यदि आप केवल सूत्र याद करके परीक्षा में जाते हो कि परीक्षा में देख लेंगे क्या होगा, तो वहाँ पर कभी भी वो सूत्र याद नहीं आता और वो सवाल भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो बताओ, मोललता का सूत्र अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वापस से लिख देता हूँ बोर्ड पे। देखो, स्मॉल m बराबर होता है WA/MA इंटू बाई WB, किस में, ग्राम में। ऊपर किससे गुणा करते हैं, 1000 से।
ठीक है, ये किसका सूत्र है, मोललता का। ठीक है, अब आपको विलय कौन दे रखा है, विलय दे रखा है आपको NaOH, और NaOH की ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है, 20 ग्राम, यानी आपको WA दे रखा है कितना, 20 ग्राम। WA आपको कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और किस में घोला गया है, जल में घोलकर विलयन बनाया गया होगा, कितना ग्राम, 100 ग्राम। इसका मतलब विलायक कितना होगा, है ना। विलयन आपको कितना दे रखा है, विलयन आपको दे रखा है 100 ग्राम। हम जानते हैं कि विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा बराबर क्या होगा, विलयन की ग्राम में मात्रा। सही बात है कि नहीं है भाई, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है कि नहीं होता, विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन। तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। विलयन की ग्राम में मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। तो बताओ विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, 80 ग्राम। भाई विलय आपका है 20 ग्राम, विलयन है 100 ग्राम, तो बताओ विलायक कितना होगा, 80 ग्राम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा। निकाल भी सकते हो। WA कितना है आपका, WA है आपका 20 प्लस WB आपको पता नहीं है, और विलयन कितना है 100 है, तो बताओ WB कितना आएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो WB है ना वो रखना होता है, तो WB कितना होगा, 80 रखना होगा। कुछ बच्चे इस सवाल के अंदर 100 रख देते हैं, अरे भैया 100 कैसे रखा जाएगा यार, 100 नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम तो विलयन की ग्राम में मात्रा है, 100 ग्राम तो किसकी ग्राम में मात्रा है, विलयन की ग्राम में मात्रा है। आपको विलायक की ग्राम में मात्रा चाहिए, और विलायक की ग्राम में मात्रा यहाँ पर कितनी होगी, 80 ग्राम होगी। तो बताओ WA कितना, WA है आपका 20 बटा, अच्छा 40 कहाँ से आया सर, MA कितना होगा, तो MA NaOH का निकालोगे, किसका निकालोगे, NaOH का। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, 23, ऑक्सीजन का कितना 16, और हाइड्रोजन का कितना 1, जोड़ोगे कितना आएगा 40, कितना आएगा 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। और विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी, 80, और ऊपर किससे गुणा करोगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि हमने विलायक की ग्राम में मात्रा किस में लिखी है, विलायक की मात्रा किस में लिखनी है, लिखी है हमने ग्राम में लिखी है। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 200 बटा 16, सॉरी 200 बटा 32, क्या बचा 200 बटा 32। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 बटा 16, 50 बटा 8, 25 बटा 4, 25 बटा 4 को हम लिख सकते हैं 12.5 बटा 2, और यानी 6.25, कितना आएगा 6.25 स्मॉल m या मोल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 6.25 मोल प्रति किलोग्राम, या 6.25 स्मॉल m, 6.25 स्मॉल m। समझ में आ गया होगा, 6.25 स्मॉल m, मोल प्रति किलोग्राम की जगह स्मॉल m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सवाल कर लिया, किस पर आधारित, मोललता पर आधारित। तो मोललता की विशेषता क्या है कि मोललता ताप से अप्रभावित रहती है, मोललता ताप से अप्रभावित रहती है, और सांद्रता की सबसे अच्छी क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, तो मोललता के बाद अब हम पढ़ेंगे अगली इकाई, जिसका नाम है मोल अंश। क्या है अगली इकाई, मोल अंश। तो पहली हमने कौन सी पढ़ी, पहली हमने पढ़ी मोलरता, दूसरी हमने पढ़ी नॉर्मलता, तीसरी हमने पढ़ी फॉर्मलता, चौथी हमने पढ़ी मोललता, मोललता को स्मॉल m से, फॉर्मलता को f से, नॉर्मलता को n से, और मोलरता को कैपिटल M से। अब हम पढ़ेंगे पांचवी इकाई। पांचवी इकाई है मोल अंश या मोल प्रभाज्य।
मोल अंश या मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न। इसको हम x से डिनोट करते हैं, स्मॉल x से, ठीक है। मोल अंश, मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल x से, ठीक है। मोल भिन्न देखिएगा क्या होता है, मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश निकाले जाते हैं। विलयन के मोल अंश नहीं होते। अभी तक हमने जो इकाइयां पढ़ी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, वो विलयन से संबंधित थी, विलयन की निकल रही थी। अब हम जो बात कर रहे हैं उसकी है मोल अंश की बात। मोल अंश जो होता है वो कभी भी विलयन का नहीं निकलता। मोल अंश निकलता है विलयन में उपस्थित किसी अवयव का या अवयवों के मोल अंश को परिभाषित किया जाता है। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश, उस अवयव के मोलों का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों के साथ अनुपात होता है। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश, उस अवयव के मोलों का सभी अवयवों के कुल मोलों के साथ क्या होता है, अनुपात होता है। मोल अंश क्या है, विलयन में किसी अवयव के मोल अंश, विलयन में किसी अवयव के मोल अंश, विलयन के किसी अवयव के मोल अंश, उस अवयव के मोलों का, उस अवयव के मोलों का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों के साथ अनुपात होता है। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश, उस अवयव के जो मोल है उसका अनुपात निकालना है आपको। किसके साथ निकालना है कि विलयन में जो सभी अवयव है ना उसके उनके कुल मोलों के साथ। कैसे देखेगा, अवयव के मोल अंश, अवयव के मोल अंश, अवयव के मोल अंश, x बराबर होगा अवयव के मोल बटा कुल मोल सभी अवयवों के कुल मोल। अवयव के मोल अंश बराबर होता है अवयव के मोल बटा सभी अवयवों के कुल मोल। यानी जिस भी अवयव के मोल अंश आपको निकालने हैं उस अवयव के मोलों में आपको भाग दे देना है सभी अवयवों के कुल मोलों का। वापिस से सुन लीजिएगा कि विलयन में जिस भी अवयव के मोल अंश आपको निकालने हैं उस अवयव के मोलों में, उस अवयव के मोलों में, उस अवयव के जितने भी मोल है उसमें आपको भाग देना है किसका, सभी अवयवों के कुल मोलों का। तो बताओ अवयव के मोल अंश बराबर क्या होगा, अवयव के मोल बटा सभी अवयवों के कुल मोल। समझते हैं इसको, देखिएगा। माना एक द्विअंगी मिश्रण है या द्विअंगी विलयन है,
माना एक द्विअंगी विलयन है, इसमें दो अवयव उपस्थित है ए और बी। एक तो ए है और एक क्या है, बी। एक द्विअंगी विलयन है जिसके दो अवयव हैं, एक को हमने ए नाम दे दिया और एक को हमने क्या नाम दे दिया, बी। ए के मोल मैंने मान लिया Na और बी के मोल मैंने मान लिया Nb। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ए के मोलंस बताओ और बी के मोलंस बताओ। तो ए के मोलंस क्या होंगे, ए के मोलंस XA इज इक्वल टू XA इज इक्वल टू Na बटा Na प्लस Nb। ए के मोलंस क्या होंगे, ए के मोल बटा कुल मोल, ठीक है। सभी अवयव का मतलब यहाँ पर सभी अवयव दो ही है, ए और बी। तो XA बराबर क्या होगा, XA बराबर होगा Na बटा Na प्लस Nb और XB बराबर क्या होगा, Nb बटा Na प्लस Nb। अगर मान लो तीन अवयव होते, कितने अवयव होते, तीन अवयव होते, ए बी और सी, है ना। विलयन त्रिअंगी होता, कैसा होता, त्रिअंगी। तो ए के मोल मैंने मान लिए Na, बी के मोल मैंने मान लिए Nb और सी के मोल मैंने मान लिए Nc। तो बताओ XA, XB और XC निकाल सकते हो आप। XA कितना हो जाता, Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। सही बात है कि नहीं है भी, जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके मोल बटा कुल मोल। एन आपसे XB निकालना हो तो आपको तो Nb बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। और इसी प्रकार XC निकालना हो तो क्या हो जाएगा, Na बटा Na प्लस Nb प्लस सॉरी XC होगा ना, यहाँ पर XC निकालना होगा तो Nc बटा Na प्लस Nb प्लस और Nc। चार अवयव होते तो फिर एक और आ जाता नीचे, Nd हो जाता। पांच अवयव होते तो एक और आ जाता, ठीक है। तो हम इस पर आ जाते हैं वापस से, इसको मिटा देता हूं मैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जिसके मोल अंश निकालने हो उसके मोल बटा कुल मोल। तो XA बराबर Na बटा Na प्लस Nb और XB बराबर Nb बटा Na प्लस Nb। तो मोल अंश क्या होते हैं, विलयन में किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव के मोलों का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों के साथ क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। तो जिसके भी मोल अंश आपको निकालने हो उसके मोलों में कुल मोलों का क्या देना होता है, भाग देना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का कुल योग सदैव एक होता है। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का कुल योग सदैव कितना होता है, एक होता है। कैसे देखिएगा, अभी मैंने XA का मान निकाला था, कितना आया था, Na बटा Na प्लस Nb और XB का मान निकाला था तो बताओ कितना आया था, Nb बटा Na प्लस Nb। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो बताओ एक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा देख लो, जोड़ के दिखा देता हूं। XA प्लस XB इज इक्वल टू Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nb बटा Na प्लस Nb, ठीक है। इनको जोड़ो, LCM निकालो, लघुत्तम क्या आएगा, Na प्लस Nb। यहाँ पर इसमें इसका भाग दिया, इससे गुणा किया तो Na और यहाँ पे क्या आएगा, Nb। Na प्लस Nb से Na प्लस Nb कट जाएगा तो कितना आएगा, एक। तो मोल अंशों का कुल योग सदैव और सदैव कितना होता है, एक होता है। सर आरपीएससी में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है उसकी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको मोल अंश के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि आरपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आरपीएससी में बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है मोल अंश से, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ मोल अंशों का कुल योग सदैव कितना होता है, एक होता है, ठीक है। अगर मान लो तीन अवयव होते तो भी एक ही आता। कैसे, एक बार करके देख ले, Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb बटा Na प्लस Nb प्लस
NC प्लस NC बटा Na प्लस NB प्लस NC, है ना। इसको जोड़ के देख लो आप, Na प्लस NB प्लस NC कर सकते हो, Na प्लस NB प्लस NC, बताओ काट दो इसको इससे, तो बताओ कितना आएगा, एक। चौथा अवयव होगा तो भी कितना आएगा, एक। इसका मतलब विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का कुल योग सदैव कितना होता है, एक होता है। तो ये नोट डाल के लिखिएगा, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का कुल योग सदैव एक होता है ना। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, XA प्लस XB प्लस XC प्लस डैश 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 XN इज इक्वल टू 1, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोल अंशों का कुल योग सदैव कितना होता है, एक होता है। अब देखिएगा, जैसे मैं कहूँ XA प्लस XB कितना होगा, तो कहोगे सर आप एक होगा। अब मैं आपसे पूछूं XA कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 माइनस XB होगा। और मैं आपसे पूछूं XB कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 माइनस XA होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको दो अवयवों में से एक अवयव के मोल अंश दे रखे हैं किसी विलयन में, तो दूसरे अवयव के मोल अंश आप ज्ञात कर सकते हो, कैसे, एक में से घटाकर, है ना। जैसे XA और XB में से एक आपको XB दे रखा है तो XA निकाल सकते हो, XA दे रखा है तो XB निकाल सकते हो। तो वापस से सुन लीजिएगा कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का कुल योग सदैव कितना होता है, एक होता है। एक और बात करनी है यहाँ पर, अगली बात देखिएगा। अगर मैं XA में XB का डिवाइड कर दूं, तो XA बराबर क्या था सर, XA बराबर था Na बटा Na प्लस NB। अब इसमें डिवाइड करना है किसका, XB का, तो XB क्या है, NB बटा Na प्लस NB। सही बात है कि नहीं है। अब इस भाग के निशान को गुणा में बदलोगे तो बताओ ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो Na बटा Na प्लस NB गुणा Na प्लस NB बटा NB। तो बताओ Na प्लस NB से Na प्लस NB क्या हो गया, कट गया। तो बताओ XA बटा XB बराबर क्या आ गया, Na बटा NB। तो मोल अंशों का जो अनुपात होता है वो उनके मोलों के अनुपात में होता है। किसी विलयन में मोल अंशों का जो अनुपात होता है वो उनके मोलों के अनुपात में होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये बातें काम में आती है। तो क्या है, क्या लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे कि मोल अंशों का अनुपात, मोल अंशों का अनुपात उनके मोलों के अनुपात में होता है। मोल अंशों का अनुपात उनके मोलों के अनुपात में होता है। ठीक है, तो मोल अंश के बारे में मैंने आपको बताया। अब मोल अंश से संबंधित एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखिएगा। आपसे मान लो परीक्षा में पूछ ले कि मोल अंश की परास क्या होती है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन, रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना। तो ये परास आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है परास, ध्यान से सुनिएगा। मोल अंश का जो मान है, यानी x का जो मान है, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता और 0 से कम नहीं होता। मोल अंश का जो मान है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता और 0 से कभी भी
कम नहीं होता। इसका मतलब एक से ज़्यादा नहीं होने का मतलब एक के बराबर तो हो ही सकता है, एक के बराबर हो सकता है, या एक से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो मोल अंश का जो मान है वो या एक से या तो क्या होगा, कम, या एक के क्या होगा, बराबर। अधिकतम मान कितना हो सकता है, एक हो सकता है। और 0 से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा या उसके क्या हो सकता है, बराबर। तो ये मोल अंश की क्या है, परास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि मोल अंश की परास आपसे पूछ ले तो मोल अंश का जो मान है वो या तो 0 के क्या होगा, बराबर, 0 के क्या होगा, बराबर। मान लीजिएगा एक ऐसा विलयन है जिसमें कोई अवयव उपस्थित नहीं है, तो उसका मोल अंश कितना होगा, 0 होगा। 0 के या तो क्या होगा, बराबर, या 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 के या तो क्या होगा, बराबर, या उससे क्या होगा, बड़ा। और 1 से बड़ा होगा नहीं, तो 1 से क्या होगा, छोटा, या उसके क्या होगा, बराबर। तो ये मोल अंश की क्या है, रेंज है ना। तो ये मोल अंश की रेंज आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में आपसे ये पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से मोल अंश की परास से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो 1 के बराबर या उससे कम, 0 के बराबर या उससे ज़्यादा। 0 भी हो सकती है, मान लीजिएगा कोई विलयन है उसमें कोई अवयव उपस्थित ही नहीं है और मैं कहूँ उसके मोल अंश बताओ, तो कोई अवयव है ही नहीं, तो बताओ उसके मोल अंश कितने होंगे, 0 होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि चीनी के विलयन में नमक के मोल अंश बताओ, तो कितने होंगे, 0 होंगे। तो मोल अंश का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा और 0 से कम कभी भी नहीं होगा। तो मोल अंश की ये जो परास है उसको आप अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम एक सवाल लिखते हैं, देखिएगा। एक विलयन में 18 ग्राम जल प्लस 2 ग्राम NaOH उपस्थित है। एक विलयन है जिसमें 18 ग्राम तो जल है और 2 ग्राम क्या है, NaOH। एक विलयन है जिसमें 18 ग्राम क्या है, जल, और 2 ग्राम क्या है, NaOH। ठीक है, यानी 2 ग्राम NaOH को 18 ग्राम जल में क्या कर रखा है, घोल रखा है। ठीक है, इस विलयन में NaOH के मोल अंश ज्ञात करो। NaOH के क्या ज्ञात करने हैं, मोल अंश। तो मोल अंश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके मोलों में कुल मोलों का क्या देना होता है, भाग। तो हमें सबसे पहले जल के और NaOH के क्या निकालने पड़ेंगे, मोल अंश निकालने पड़ेंगे। तो बताओ, जल के मोल अंश निकालने के लिए हम जल के पहले मोल निकालते हैं, तो NH2O है ना। मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बताया था, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी है, ग्राम में मात्रा कितनी है जल की, 18, और जल का अणुभार भी कितना होता है, 18। तो बताओ इसके मोल कितने आ गए, 1 आ गए। जल के मोल कितने आ गए, 1 आ गए, है ना। H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, चलेगा। NaOH के मोल कितने होंगे, NaOH 2 बटा, इसका अणुभार कितना, 40, 2 बटा 40, 2 बटा 40 को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा 20। कितना लिख सकता हूँ, 1 बटा 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो आ गए किसके मोल अंश, सॉरी किसके मोल आ गए, जल के, और ये किसके मोल आ गए, NaOH के। अब आपसे क्या पूछ रहा है, NaOH के मोल अंश ज्ञात करो। तो NaOH के मोल अंश क्या होगा, NaOH के मोल अंश क्या होगा, देखिएगा, x NaOH बराबर n NaOH बटा n NaOH प्लस n H2O। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। n NaOH कितना है, n NaOH है 1 बटा 20 बटा n H2O कितना है, n H2O कितना है 1 प्लस 1 बटा 20, 1 बटा 20 बटा 1 प्लस 1 बटा 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 20 भाग, इसको जोड़ लीजिएगा,
1 प्लस 1/20 को जोड़ोगे तो बताओ लघुत्तम कितना आएगा 20। यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 21/20। ठीक है, ये आ जाएगा 20 और इसमें भाग दोगे 1 और ये आ जाएगा 21/20। तो 1/20 1/20 और ये आ गया आपका 21/20, यही आएगा। तो बताओ 1/20 इंटू बाई 20/21। ठीक है, तो 20 से 20 कट गया तो बताओ कितना आ गया 1/21। ये किसके मोल अंश आ गए? ये मोल अंश आ गए किसके? एक्स NaOH के। एक्स NaOH यानी NaOH के क्या आ गए? मोल अंश। तो NaOH के मोल अंश कितने आए? NaOH के मोल अंश कितने आए? 1/21 आ गए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स NaOH बराबर कितना आ गया 1/21। अब आपसे मान लो पूछ ले कि जल के मोल अंश बताओ, तो जल के मोल अंश कैसे बताओगे? XH2O प्लस एक्स NaOH बराबर कितना होता है 1। तो बताओ XH2O बराबर 1 माइनस एक्स NaOH। 1 माइनस एक्स NaOH कितना है 1/21। 1 में से 1/21 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो 1 में से 1/21 माइनस करते हैं, देखो 21 और ये आ जाएगा 20/21। कितना आ गया 20/21। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20/21। ठीक है, तो बताओ H2O के मोल अंश आए 20/21 और NaOH के मोल अंश कितने आए 1/21। अब 20/21 में आप 1/21 जोड़ के देखिएगा, है ना। मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं आए। बताओ वापस 1 आया कि नहीं आया? आ गया, है ना। तो आसान सी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही मैंने मतलब कैलकुलेशन भी आपको बताई है कि किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कोई समस्या इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मोल अंश के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मोल अंश के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोल अंश भी ताप से अप्रभावित इकाई होती है, क्योंकि मोल अंश में भी कहीं पर भी ताप का उपयोग नहीं हो रहा। तो मोल अंश जो है ये भी क्या है? ताप से अप्रभावित, क्योंकि कहीं पर भी आयतन नहीं आ रहा, है ना। मोल अंश में कहीं पर भी आयतन का उपयोग नहीं होता, इसलिए मोल अंश भी ताप से क्या होता है? अप्रभावित। लेकिन सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई पूछे तो अभी भी क्या होगी? मोललता। सबसे अच्छी इकाई पूछे तो क्या होगी? मोललता, क्योंकि मोललता विलयन की निकलती है और मोल अंश है ना वो किसी अवयव का निकलता है, इसलिए सबसे अच्छी इकाई मोललता को माना गया है। मोल अंश भी ताप से अप्रभावित है, मोललता भी ताप से अप्रभावित है, फिर भी सबसे अच्छी इकाई कौन सी है? मोललता, क्योंकि ये विलयन की निकलती है। किसकी निकलती है? विलयन की। और ये किसकी निकलती है बताओ? ये अवयव का निकलता है। किसका निकलता है? अवयव का। तो आज हमने मोल अंश के बारे में पढ़ लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।